वो आदमी जिसने वो सिस्टम बनाया जिसमें आज भारत भी फंसा है। कल सुबह जब तुम चाय पी रहे हो, एक काम करना, फोन उठाना, जोमैटो खोलना, स्विगी खोलना। देखो, डिलीवरी चार्ज अलग अलग है, प्लेटफॉर्म फी अलग अलग है। नहीं, फिर अमेज़ॉन खोलो, फ्लिपकार्ट खोलो, आईफोन की कीमत देखो, टीवी की कीमत देखो, 100-200 रुपए का फर्क बस। फिर पेट्रोल पंप पे जाओ, फिर मोबाइल रिचार्ज करवाओ, फिर बैंक से लोन लो। हर जगह तुम्हें लगेगा चॉइस है, लेकिन असल में नहीं, क्योंकि जो तुम कंपटीशन समझते हो वो कंपटीशन नहीं है, वो कंट्रोल सिस्टम है, वो डिज़ाइन मार्केट है, वो इल्यूजन ऑफ चॉइस है। और ये सिस्टम भारत में नहीं बना, ये सिस्टम सिलिकॉन वैली में नहीं बना, ये सिस्टम किसी आईआईटी या आईआईएम में नहीं बना। ये सिस्टम बना था 150 साल पहले एक आदमी के दिमाग में। उसका नाम था जॉन डी रॉकफेलर। 2016 याद है? जियो आया, फ्री कॉल्स, फ्री डेटा, अनलिमिटेड इंटरनेट। पूरा देश बोला भाई ये तो रेवोल्यूशन है। लेकिन एक सवाल किसी ने नहीं पूछा, कोई कंपनी अरबों रुपयों का नुकसान क्यों उठाएगी? 2 साल में क्या हुआ? एयरटेल आईसीयू में, वोडाफोन आइडिया का मर्जर नहीं हुआ, हालात ने दोनों की जबरन शादी करा दी। टाटा डोकोमो खत्म, यूनिनॉर गायब, रिलायंस कम्युनिकेशंस हिस्ट्री बन गया। मार्केट बची कितनी? सिर्फ 3 कंपनियां, और उनमें से एक बाकियों से कई गुना ताकतवर। फ्री डेटा गिफ्ट नहीं था, वो वेपन था। और तुम कस्टमर नहीं थे, तुम चूहे थे जिन पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था। लोग बोलते हैं पेट्रोल की प्राइस सरकार तय करती है। 2010 के बाद से टेक्निकली पेट्रोल डीरेगुलेटेड है, मतलब इंडियन ऑयल, बीपीसीएल, एचपी अपनी मर्जी से प्राइस रख सकते हैं। तो सवाल सीधा है, अगर सच में फ्री मार्केट होता तो कोई 3 रुपए सस्ता बेचकर कस्टमर्स क्यों नहीं खींचता? आंसर सिंपल है, क्योंकि वो एक दूसरे के दुश्मन नहीं है, वो सिस्टम के पार्टनर्स हैं। और यही सिस्टम रॉकफेलर ने इन्वेंट किया था। रॉकफेलर कोई जीनियस बच्चा नहीं था, कोई कैरिज्मेटिक लीडर नहीं था। वो बोरिंग था, एक्सट्रीम डिसिप्लिन था और खतरनाक लेवल तक पेशेंस वाला था। उसका बाप एक ठग था, फेक मेडिसिन्स, स्कैम्स, फिर भाग जाना। उसकी माँ बहुत धार्मिक थी, हार्डकोर डिसिप्लिन थी। इस कॉम्बो ने क्या बनाया? ऐसा आदमी जो बिना गिल्ट किसी को भी कुचल सकता था और फिर रात को चैन से सो सकता था। रॉकफेलर ने वो देखा जो किसी ने नहीं देखा। 1859 में अमेरिका में तेल मिला, सब भागे ऑयल निकालेंगे, लेकिन रॉकफेलर रुका और बोला ऑयल निकालना बिजनेस नहीं है, ऑयल को साफ करना बिजनेस है। आज के इंडिया में बात करो तो स्टार्टअप फाउंडर्स ऐप बनाते हैं, रॉकफेलर प्लेटफॉर्म बनाता है। लोग प्रोडक्ट बेचते हैं, रॉकफेलर डिस्ट्रीब्यूशन शिप खरीदता है। रॉकफेलर ने कभी खुद को तेल कारोबारी नहीं कहा, उसने खुद को सिस्टम बिल्डर माना। उसका एक सीधा सा वाक्य था, मैं सिर्फ रिफाइनरी नहीं रखूंगा, मैं पूरी वैल्यू चेन ओन करूंगा। यहीं से खेल बदल गया। उसने सब कुछ क्यों खरीदा? लोग सोचते हैं रॉकफेलर ने रिफाइनरी खरीदी, गलत। उसने रिफाइनरी के आसपास की हर चीज खरीदी। उसने खरीदा बैरल बनाने वाली फैक्ट्रीज, ऑयल ढोने वाले ट्रांसपोर्ट वैगन्स, वेयरहाउसेस, स्टोरेज टैंक्स, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। क्यों? क्योंकि उसे समझ आ गया था प्रॉफिट रिफाइनरी में नहीं, कंट्रोल में होता है। जो आदमी रॉ मटेरियल से लेकर फाइनल डिलीवरी तक सब कंट्रोल करता है, उसे कोई हरा नहीं सकता। छोटे रिफाइनर्स क्या करते थे? थोड़ा थोड़ा ऑयल खरीदते थे। रॉकफेलर ने क्या किया? उसने ऑयल हजारों बैरल एक साथ खरीदा। नतीजा, सप्लायर्स ने उसे भारी डिस्काउंट दिया, डिलीवरी में उसे प्रायोरिटी मिली, पर बैरल कॉस्ट सबसे कम हो गई। सिंपल एग्जाम्पल समझो, अगर एक छोटा रिफाइनर एक यूनिट के लिए कोई रिफाइनर 100 रुपए देता था, रॉकफेलर वही यूनिट 85 रुपीज में खरीदता था। 15 रुपए का फर्क? हाँ, बस यही फर्क कंपेटिटर्स को मारने के लिए काफी था। फिक्स्ड कॉस्ट का खेल ही असली गणित है। हर रिफाइनरी के कुछ फिक्स्ड खर्च होते हैं, जैसे बिल्डिंग, मशीन्स, मैनेजर्स, मेंटेनेंस। अब फर्क देखो, 4 छोटे रिफाइनर्स थोड़ा थोड़ा ऑयल प्रोसेस करते थे, लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट पूरा चुकाते थे। रॉकफेलर, उसकी रिफाइनरी बड़े वॉल्यूम में चलती थी। सिंपल मैथ, मान लो एक फैक्ट्री का खर्च 10,000 रुपए पर डे है। 100 बैरल्स 100 रुपए पर बैरल, 1000 बैरल्स 10 रुपए पर बैरल। यहीं से साफ दिखता है वॉल्यूम बढ़ते ही कॉस्ट कैसे जमीन पर आ जाती है। रॉकफेलर दूसरी टेक्निक इस्तेमाल कर रहा था, कंपेटिटर्स पहली। वेस्ट को पैसा बनाना ही जीनियस लेवल मूव थे। बाकी लोग वेस्ट फेंक देते थे। रॉकफेलर ने एक सवाल पूछा, क्या एसी भी बेचा जा सकता है? जो कचरा था वही बना, ल्यूब्रिकेंट्स, पैराफिन, केमिकल्स, फ्यूल बाय प्रोडक्ट्स। नतीजा, वेस्ट कम, एक्स्ट्रा इनकम, इफेक्टिव कॉस्ट और कम। जहां कंपेटिटर्स को सिर्फ ऑयल प्रॉफिट से जिंदा रहना था, रॉकफेलर के पास साइड इनकम्स भी थीं जो हर लॉस को एब्जॉर्ब कर लेती थीं।
ट्रांसपोर्टेशन, सबसे शांत लेकिन सबसे खतरनाक ताकत। ट्रांसपोर्टेशन महंगी थी, लेकिन रॉकफेलर इतना ऑयल भेजता था कि रेल रोड्स उस पर डिपेंड हो गए। अब बार्गेनिंग पावर किसके पास गई? रॉकफेलर के पास। उसने चुपचाप डिस्काउंट्स नेगोशिएट किए, कंपेटिटर्स को पता भी नहीं चला। कंपेटिटर्स पूरा रेट देते थे, रॉकफेलर कम देता था, बिना शोर के। इससे कॉस्ट और नीचे चली गई। 24/7 रिफाइनरीज, समय भी उसके लिए काम करता था। मशीन बंद है लेकिन खर्च चालू है, वही डेड मनी है। कंपेटिटर्स स्लो टाइम में रिफाइनरी बंद कर देते थे, लेकिन खर्च चलता रहता था। रॉकफेलर रिफाइनरी दिन रात चलाई, एक भी मिनट मशीन खाली नहीं, हर मिनट पैसा कमा रहा है। मैक्सिमम आउटपुट, सेम मशीन्स, ज्यादा प्रोडक्शन। टाइम खुद ही रॉकफेलर का एम्प्लॉय बन गया। सर्वाइवल मैथ देखिए, क्योंकि असली जीत यहां हुई। अब सब कुछ सिंप्लीफाई करते हैं। कॉम्पिटिटर की सर्वाइवल कॉस्ट 120 रुपए, रॉकफेलर की सर्वाइवल कॉस्ट 80 रुपए। अब रॉकफेलर प्राइस गिराता है 90 रुपए। यहीं से खेल खत्म होना शुरू होता है। अब क्या होगा? कॉम्पिटिटर्स, हर यूनिट पर 30 रुपए का घाटा, कैश लगातार बह रहा है, इससे डर बढ़ना शुरू। रॉकफेलर, सर्वाइवल कॉस्ट से ऊपर, नो स्ट्रेस, नो फियर। ये अग्रेशन नहीं है, ये मैथ है। कॉम्पिटिटर्स के पास सिर्फ 2 रास्ते बचे। 1, रॉकफेलर को अपनी कंपनी बेच दो। 2, बैंकरप्ट हो जाओ। ज्यादातर ने बेच दिया। रॉकफेलर ने उन्हें डिस्ट्रॉय नहीं किया, उसने अब्सॉर्ब किया। एक्विजिशन के बाद कॉस्ट्स और कम, एफिशिएंसी और ज्यादा, मोनोपोली और भी मजबूत। यहीं से स्टैंडर्ड ऑयल, जो कि रॉकफेलर की कंपनी थी, 90% मार्केट कंट्रोल तक पहुंच गई। अब आज के भारत में देखो, रिलायंस क्या करता है? ऑयल, रिफाइनिंग, पेट्रोकेमिकल्स, रिटेल, टेलीकॉम, डेटा, मीडिया, क्लाउड, पेमेंट्स। कस्टमर का पूरा जीवन साइकिल रिलायंस कंट्रोल करता है। Amazon क्या करता है? प्लेटफॉर्म, वेयरहाउसिंग, लॉजिस्टिक्स, क्लाउड, AWS, पेमेंट्स, एड्स। रॉकफेलर का ही रास्ता, लेकिन मॉडर्न टूल्स के साथ। फाइनल ट्रूथ, रॉकफेलर ने कंपटीशन नहीं जीता, उसने गेम ही बदल दी। जब तुम पूरी वैल्यू चेन ओन करते हो तो प्राइस वॉर नहीं लड़नी पड़ती, बाकी खुद ही हार जाते हैं। कड़वी सच्चाई को समझिए। रॉकफेलर इसीलिए नहीं जीता क्योंकि वो निर्दयी था। वो इसीलिए जीता क्योंकि उसने एक ऐसा सिस्टम बनाया जहां सिर्फ जिंदा रह पाना ही उसका सबसे बड़ा हथियार बन गया। ज्यादातर बिजनेस प्राइस पर लड़ते हैं, रॉकफेलर कॉस्ट पर लड़ता था। और जब कॉस्ट तुम्हारे पक्ष में हो तो ना इमोशंस की जरूरत होती है, ना धमकी की, ना ताकत दिखाने की। तुम बस इंतजार करते हो। उसने कीमतें क्यों घटाई? सच ये नहीं है जो लोग सोचते हैं। रॉकफेलर में कीमतें दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं घटाई। उसने कीमतें इसीलिए घटाई क्योंकि वो पहले ही हिसाब लगा चुका था कि सबसे पहले खून किसका बहेगा। यही है कॉस्ट लीडरशिप। और जैसे ही तुम इसे समझ जाते हो, तुम्हें हर जगह पावर दिखने लगती है। कैश रिजर्व्स, जहां असली फर्क पैदा हुआ। बाकी बिजनेसेस मंथ टू मंथ जीते थे, रॉकफेलर बफर्स पर जीता था। वो प्राइस वॉर पर रिएक्ट नहीं करता था, वो प्राइस वॉर सालों पहले प्लान कर चुका होता था। कैश रिजर्व्स का असली मतलब क्या होता है? कैश रिजर्व्स मतलब ऐसा पैसा जो अलग रख दिया गया हो, कहीं इन्वेस्ट ना किया गया हो, खर्च करने के लिए नहीं, सिर्फ बुरे समय के लिए बचाया गया हो। रॉकफेलर कैश को ऑक्सीजन की तरह ट्रीट करता था। जब सब ठीक चल रहा हो तो ऑक्सीजन के बारे में कोई नहीं सोचता, लेकिन जब हालात बिगड़ते हैं तब ऑक्सीजन सब कुछ बन जाती है। कंपेटिटर्स ने क्या गलती की? ज्यादातर कंपेटिटर्स ने उल्टा किया। उन्होंने जो कमाया सब लगा दिया, बैंक के कर्ज पर एम्पायर खड़ा किया, औकात से तेज फैलने लगे, अगली महीने की इनकम पर जीने लगे। रॉकफेलर ने धीरे धीरे एक्सपेंशन किया, इमरजेंसी फंड्स रखे, अननेसेसरी कर्ज से बचा, बैलेंस शीट को साफ रखा। इससे उसे मिला एक खतरनाक एडवांटेज, टाइम। और समय ताकत होता है। प्राइस ड्रॉप ने कंपेटिटर्स को क्यों तोड़ दिया? जैसे ही रॉकफेलर ने प्राइसेस गिराई, कंपेटिटर्स की हालत बिगड़ गई। रेवेन्यू अचानक गिर गया, लेकिन लोन की EMI वही रही, वर्कर्स की सैलरी वही रही, रेंट वही रहा, मेंटेनेंस वही रही। कीमत गिरने से खर्च अपने आप नहीं गिरते, और यहीं से कैश ब्लीड शुरू हुआ, तेज, बिना शोर के। बैंक्स ने क्रेडिट क्यों काट दिया? बैंक्स अनसर्टेनिटी से डरते हैं। जैसे ही प्राइसेस गिरी, कंपेटिटर्स को लॉसेस दिखने लगे, बैलेंस शीट्स कमजोर हुई, रिस्क बढ़ गया। बैंक्स ने तुरंत रिएक्शन दिया, क्रेडिट लिमिट्स घटा दी, नए लोन्स रिजेक्ट कर दिए, पुराने लोन्स वापस मांग लिए। अब कंपेटिटर्स फंस गए, ना प्रॉफिट, ना क्रेडिट, ना सांस लेने की जगह। रॉकफेलर को यह सब क्यों नहीं झेलना पड़ा? क्योंकि उसके पास था कैश, लो डेट, स्टेबल फाइनेंशियल इमेज। बैंक स्टेबिलिटी पर भरोसा करते हैं, स्ट्रगल पर नहीं। वर्कर्स के जाने से हालात और बिगड़े। जैसे ही अफवाह फैली रिफाइनरी घाटे में है, कभी भी बंद हो सकती है,
वर्कर्स रिएक्ट करने लगे। स्किल्ड वर्कर्स ने जॉब छोड़ दी, प्रोडक्टिविटी गिरी, मेंटेनेंस बिगड़ी। बिजनेस जोर से नहीं मरता, वो अंदर से ढहता है। रॉकफेलर की कंपनीज पर यह दबाव कभी आया ही नहीं। रॉकफेलर शांत क्यों रहा? क्योंकि समय उसका हथियार था। यही सबसे बड़ा पॉइंट है। रॉकफेलर को आज जीतने की जरूरत नहीं थी, उसे बस सबसे ज्यादा देर तक टिके रहना था। वो इंतजार कर सकता था, महीने, साल, चाहे जितना समय लगे। कंपेटिटर्स ये नहीं कर सकते थे। टाइम न्यूट्रल नहीं था, टाइम उनके खिलाफ काम कर रहा था। मॉडर्न वर्ल्ड के एग्जाम्पल्स को समझते हैं। अमेज़न ने अरबों डॉलर का लॉस झेला, लेकिन उसके पास था इन्वेस्टर्स का पैसा, मैसिव कैश रिजर्व्स। छोटी ई कॉमर्स कंपनीज प्राइस वॉर नहीं झेल पाईं, चुपचाप बंद हो गईं। अमेज़न ने जल्दबाजी नहीं की, उसने इंतजार किया। नेटफ्लिक्स की बात करें तो नेटफ्लिक्स सालों तक लॉस में चला, लेकिन उसने कंटेंट लाइब्रेरी बनाई, कर्ज को संभालकर यूज किया, लिक्विडिटी बनाए रखी। छोटे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स खत्म हो गए। नेटफ्लिक्स इसलिए बचा क्योंकि वो रुक सकता था, उसके पास धीरज था। ऊबर 1 दशक से ज्यादा लॉस में रहा, लेकिन उसके पास था इन्वेस्टर कैश, पेशेंस, स्टेइंग पावर। टैक्सी यूनियंस इतनी धीरज नहीं रख पाए। कोविड सबसे साफ एग्जाम्पल। सेम वायरस, सेम मार्केट, फर्क सिर्फ एक था। जिनके पास कैश रिजर्व्स थे वो बच गए, जिनके पास नहीं थे वो खत्म हो गए। द फाइनल ब्रूटल ट्रूथ। रॉकफेलर ने वो समझ लिया जो ज्यादातर लोग इग्नोर करते हैं। जो सबसे लंबे समय तक जिंदा रह सकता है वही मार्केट कंट्रोल करता है। उसने जल्दी नहीं की, उसने पैनिक नहीं किया, उसने इंतजार किया। और जब कंपेटिटर्स के पास समय खत्म हो गया, वो खुद रॉकफेलर के पास आ गए। रॉकफेलर ने हमला करके नहीं जीता, वो जीता क्योंकि वो इंतजार कर सकता था जब बाकी सांस नहीं ले पा रहे थे। यही है कैश रिजर्व्स की असली ताकत। प्रॉफिट नहीं, लग्जरी नहीं, सर्वाइवल। और सर्वाइवल मोनोपोली बनाता है। उसने कीमतें हर जगह नहीं घटाई, सिर्फ वहीं जहां जरूरी था। दिस इज स्ट्रेटेजिक वॉरफेयर। ज्यादातर बिजनेसेस एक घातक गलती करते हैं। वो सोचते हैं अगर प्राइस कट करना है तो हर जगह करना पड़ेगा। रॉकफेलर ने ऐसा कभी नहीं किया। क्यों? क्योंकि नेशन वाइड प्राइस कट खुद की जेब काटने जैसा होता है। वो रिसोर्सेज को ड्रेन करता है, वो तुम्हें भी कमजोर करता है। रॉकफेलर हर जगह नहीं लड़ा, वो सिर्फ वहीं लड़ा जहां जीत पक्की थी। लोकल प्राइस कटिंग कैसे काम करता था? रॉकफेलर ने पहले 3 चीजें आइडेंटिफाई की। कंपेटिटर कहाँ ऑपरेट करता है, कौन कौन से शहर उसके लिए लाइफलाइन है, वो कितने समय तक लॉस झेल सकता है। उसके बाद उसने एक्शन लिया, सिर्फ उसी इलाके में। एक सिंपल एग्जाम्पल समझो। सिटी ए जहां कंपेटिटर नहीं है वहां प्राइसेस नॉर्मल रहीं। सिटी बी जहां कंपेटिटर मौजूद है वहां प्राइसेस गिरा दी गई, इतनी गिरा दी गई कि प्रॉफिट ही न बचे। इससे 2 काम एक साथ हुए। रॉकफेलर का ओवरऑल प्रॉफिट सुरक्षित रहा, कंपेटिटर पर मैक्सिमम दबाव पड़ा। ये पैनिक नहीं था, ये प्रिसिजन स्ट्राइक थी। कंपेटिटर्स भाग क्यों नहीं पाए? कंपेटिटर्स पूरी तरह ट्रैप थे। अगर वो हर जगह प्राइसेस घटाते तो कैश तेजी से खत्म हो जाता। अगर वो सिर्फ लोकल प्राइसेस घटाते तो भी लॉस होता। उनका स्केल छोटा था, उनके पास कोई सेफ जोन नहीं थी। रॉकफेलर के पास कई सेफ जोन्स थी। साइकोलॉजिकल दबाव ही असली मार। सबसे खतरनाक असर नंबर्स में नहीं, दिमाग में हुआ। कंपेटिटर्स को नहीं पता था प्राइसेस कब कब नीचे रहेंगी, लॉस कितना गहरा जाएगा, बैंक सपोर्ट जारी रखेंगी या नहीं। डर फैलने लगा। ओनर्स ने लॉन्ग टर्म सोचना बंद कर दिया। ग्रोथ की प्लानिंग खत्म। अब सवाल सिर्फ एक था, एग्जिट कैसे लें? और यहीं रॉकफेलर ने एंट्री ली। द साइलेंट एंड गेम। जैसे ही कंपेटिटर ने या तो अपनी रिफाइनरी बेच दी या बैंकक्रप्ट हो गया, रॉकफेलर ने सबसे क्रिटिकल काम किया। उसने प्राइसेस वापस नॉर्मल कर दी, धीरे धीरे, चुपचाप, बिना किसी शोर के। कंपेटिटर्स इतना लंबा जिंदा ही नहीं रहे कि रीबाउंड देख सके। ये स्ट्रैटेजी इतनी डेडली क्यों थी? क्योंकि कंट्रोल किसके पास था? रॉकफेलर के पास। टाइम, कैश, कॉस्ट। कंपेटिटर्स के पास था होप, और होप खत्म हो जाती है। रॉकफेलर नहीं हुआ। मॉडर्न दुनिया के एग्जाम्पल्स को समझते हैं। Amazon, रीजनल प्राइस वॉर्स। Amazon अक्सर प्राइसेस घटाता है, कुछ सिटीज में, कुछ प्रोडक्ट्स पर, कुछ स्पेसिफिक सेलर्स के खिलाफ। लोकल रिटेलर्स धीरे धीरे कोलैप्स हो जाते हैं। कुछ समय बाद Amazon प्राइसेस स्टेबलाइज कर देता है। सेम टैक्टिक, डिफरेंट सेंचुरी। जियो की बात करें तो जियो ने हमेशा फ्री डेटा नहीं दिया, उसने टारगेट किया की रीजन्स, की मोमेंट्स। प्राइस वॉर में कंपेटिटर्स चुपचाप लहूलुहान हो गए, कुछ एग्जिट कर गए, बाद में प्राइसेस नॉर्मल हो गई। ये अफरा तफरी नहीं थी, ये नाप तौल कर किया गया वार था। फाइनल ट्रूथ,
रॉकफेलर ने ब्रूटल फोर्स इस्तेमाल नहीं किया, उसने स्मार्ट फोर्स इस्तेमाल किया। उसने हर जगह हमला नहीं किया, उसने कमजोर नस परवार किया। और जब तुम लोकल बैटलफील्ड चुनते हो तो ग्लोबल वॉर जीत लेते हो। यही रीजन है कि ये स्ट्रैटेजी आज भी जिंदा है, बस चेहरे बदल गए हैं, खेल वही है। द हिडन लेसन, छुपा हुआ सबक। रॉकफेलर एक नियम बहुत अच्छे से समझता था, हर जगह मत लड़ो, वहां लड़ो जहां दुश्मन जिंदा ही नहीं रह सकता। उसे सुर्खियां नहीं चाहिए थी, उसे तालियां नहीं चाहिए थी, उसे चाहिए था कंट्रोल। और कंट्रोल को शोर की जरूरत नहीं होती। कीमतें क्यों घटाई? मार्केट जीतने के लिए नहीं। रॉकफेलर ने प्राइसेस मार्केट जीतने के लिए नहीं घटाई, उसने प्राइसेस घटाई ताकि कंपेटिटर्स कुछ खास जगहों से पूरी तरह मिट जाए। उसका मकसद नेशन वाइड डोमिनेंस नहीं था, उसका मकसद था लोकल एक्सटिंक्शन। कंपेटिटर्स रॉकीफेलर की स्ट्रैटेजी कॉपी क्यों नहीं कर पाए? ऊपर ऊपर देखने में रॉकीफेलर की स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल लगती है, प्राइसेस घटाओ, सबसे ज्यादा देर तक टिके रहो। तो सवाल उठता है, फिर सबने यही क्यों नहीं किया? क्योंकि स्ट्रैटेजी तब तक बेकार है जब तक तुम्हारा स्ट्रक्चर उसे सहन ना कर सके। पहली दीवार को समझते हैं। कंपेटिटर्स की कॉस्ट ज्यादा थी। कंपेटिटर्स के पास थे छोटी रिफाइनरीज, कम एफिशिएंट मशीन्स, पर यूनिट ज्यादा कॉस्ट। जब उन्होंने प्राइसेस घटाई, लॉस तुरंत शुरू हो गया, कैश तेजी से ड्रेन होने लगा। रॉकीफेलर की लो कॉस्ट उसे ब्रीदिंग स्पेस देती थी, कंपेटिटर्स के पास कोई स्पेस नहीं थी। कड़वी सच्चाई यह है, अगर तुम्हारी कॉस्ट दुश्मन की सेलिंग प्राइस से ज्यादा है तो प्राइस वॉर लड़ ही नहीं सकते। दूसरी दीवार, मार्जिन्स बहुत पतले थे। ज्यादातर कंपेटिटर्स की कमाई मार्जिन के नाम पर नाम मात्र थी। उन्हें चाहिए था हर महीने का हर रुपया सिर्फ टिके रहने के लिए। रॉकीफेलर मार्जिन को सैक्रिफाइस कर सकता था, कंपेटिटर्स नहीं। जैसे ही प्राइसेस गिरी, प्रॉफिट्स गायब, पैनिक शुरू, डिसीजंस इमोशनल हो गए। रॉकीफेलर भावनात्मक नहीं हुआ, वो गणित पर टिका रहा। तीसरी दीवार जो कहती है कर्ज का बोझ। कई कंपेटिटर्स ने लोन लेकर एक्सपेंशन किया था। लोन को स्ट्रैटेजी से फर्क नहीं पड़ता, लोन को सिर्फ पेमेंट चाहिए। रेवेन्यू गिरा लेकिन इंटरेस्ट वही रहा। बैंक्स ने क्रेडिट टाइट कर दिया, प्रेशर कई गुना बढ़ गया। रॉकीफेलर ने हैवी लोन अवॉइड किया, इससे उसे मिली फ्लेक्सिबिलिटी। कर्ज ने कंपेटिटर्स को कमजोर बना दिया। चौथी दीवार, स्केल छोटा था। स्केल ही तय करता है कौन बचेगा। स्मॉल बिजनेसेस महंगा खरीदते हैं, कम प्रोड्यूस करते हैं, खराब नेगोशिएशन करते हैं, झटकी अब्सॉर्ब नहीं कर पाते। रॉकीफेलर का स्केल मतलब बल्क डिस्काउंट्स, हाई एफिशिएंसी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। कंपेटिटर्स लॉसेस कम नहीं कर सकते थे, रॉकीफेलर समय को खींच सकता था। सबसे क्रूर विडंबना ये थी कि अगर कंपेटिटर्स रॉकीफेलर की नकल करने की कोशिश करते और प्राइसेस घटाते तो वो और तेजी से मरते। कॉस्ट ज्यादा, प्राइस कम, मतलब खेल खत्म। रॉकीफेलर ने उन्हें ताकत से ट्रैप नहीं किया, उसने उन्हें गणित से ट्रैप किया। आखिर सच्चाई ये है कि रॉकफेलर ने कोई चाल नहीं चली, उसने बस सिस्टम समझ लिया। और सिस्टम में जो ज्यादा देर तक टिक सकता है वही जीतता है, बाकी खुद ही खेल से बाहर हो जाते हैं। रॉकफेलर का आखिरी नियम, जिसे ज्यादातर लोग समझ ही नहीं पाए। रॉकफेलर एक कानून बहुत साफ समझता था, स्ट्रक्चर के बिना स्ट्रैटेजी सिर्फ ख्वाब होती है। कागज पर बनी स्ट्रैटेजी तभी काम करती है जब उसे सहने वाला सिस्टम मौजूद हो। उसने जीत इसलिए नहीं हासिल की क्योंकि वो निर्दयी था। रॉकफेलर ने जीत क्रूरता से नहीं पाई, वो इसलिए जीता क्योंकि उसकी पूरी बनावट ऐसी थी कि वो सबसे ज्यादा देर तक जिंदा रह सकता था। बाकी सब आज की जीत के पीछे भाग रहे थे, रॉकफेलर कल तक टिके रहने की तैयारी कर रहा था। बिजनेस का सबसे बड़ा सच, बिजनेस में जो सबसे ज्यादा चालाक होता है वो नहीं जीतता, जो सबसे ज्यादा शोर करता है वो भी नहीं, जो सबसे लंबे समय तक टिक सकता है वही नियम तय करता है। उसने ताकत से कंपेटिटर्स को नहीं कुचला, रॉकफेलर ने ताकत दिखाकर किसी को नहीं हराया, उसने इंतजार किया और कंपेटिटर्स की अपनी ही स्ट्रक्चर उन्हें अंदर से तोड़ती चली गई। जब दुश्मन खुद गिरता है, हाई कॉस्ट, हैवी डेट, थिन मार्जिन्स, स्मॉल स्केल, ये सब मिलकर कंपेटिटर्स को खुद ही कुचलते गए। रॉकफेलर ने बस किनारे खड़े होकर देखा। यही वजह है कि उसकी मोनोपोली कॉपी नहीं हो सकी। लोगों ने उसकी चालें कॉपी करने की कोशिश की, प्राइस कट्स, एक्सपेंशन, एक्विजिशंस, लेकिन मोनोपोली नहीं बनी क्योंकि उन्होंने मूव्स कॉपी की, स्ट्रक्चर नहीं। पावर का असली राज, पावर तब खतरनाक बनती है जब वो सही तरीके से बिल्ड की जाए। एक बार जब सिस्टम सही बन जाए तो उसे रोकना लगभग नामुमकिन हो जाता है। फाइनल ट्रूथ इज, रॉकफेलर ने बिजनेस नहीं जीता, उसने समय जीत लिया, और जिसने समय जीत लिया वही मार्केट का कानून लिखता है।
ट्रस्ट स्ट्रक्चर, कानून को मात देने का सिस्टम। मोनोपोली इल्लीगल थी। कानून साफ कहता था एक कंपनी पूरे मार्केट पर कब्जा नहीं कर सकती। रॉकेफेलर ने कानून तोड़ा नहीं, उसने कानून को पढ़ा और फिर कहा ठीक है मोनोपोली नहीं बनाऊंगा, लेकिन उसने कंट्रोल छोड़ने से मना कर दिया। उसने मोनोपोली क्यों नहीं बनाई और फिर भी जीत कैसे गया? अगर रॉकेफेलर एक ही कंपनी में सब कुछ रखता तो वो इल्लीगल होता। तो उसने किया सबसे स्मार्ट काम, उसने मोनोपोली में ही बनाई, उसने बनाया ट्रस्ट। ट्रस्ट स्ट्रक्चर क्या होता है? पेपर पर देखने में अलग अलग कंपनीज, अलग नाम, अलग बोर्ड्स, अलग लीगल आइडेंटिटीज, लेकिन असल में एक ही दिमाग, एक ही फैसला, एक ही कंट्रोल। ओनरशिप अलग दिखाई देती थी, कंट्रोल एक जगह रहता था। रॉकेफेलर का ट्रस्ट कैसे काम करता था? उसने कई ऑयल कंपनीज खरीदी, फिर उन सब के शेयर्स कुछ ट्रस्टीज के नाम कर दिए। ये ट्रस्टीज पेपर पर इंडिपेंडेंट थे, लेकिन प्रैक्टिकली रॉकेफेलर के लोग थे। अब क्या हुआ? कंपनीज टेक्निकली अलग, कंपटीशन ऑफिशियली मौजूद, मोनोपोली लीगली नहीं, लेकिन प्राइस, प्रोडक्शन, एक्सपेंशन सब एक जगह से तय होता था। कानून क्यों कुछ नहीं कर पाया? क्योंकि लॉ ने यह कहा था एक कंपनी मोनोपोली नहीं बना सकती। लॉ ने यह नहीं कहा था कई कंपनीज एक ही दिमाग से नहीं चल सकती। रॉकेफेलर ने यही लूप होल देखा। उसने लॉ को ब्रेक नहीं किया, उसने लॉ को आउटस्मार्ट किया। आज की भाषा में इसे क्या कहते हैं? आज इसी मॉडल को अलग अलग नामों से जाना जाता है। होल्डिंग कंपनी, ग्रुप स्ट्रक्चर, कॉन्ग्लोमरेट। नाम बदल गया, लॉजिक वही है। इंडिया में एग्जाम्पल्स क्यों दिखते हैं? इंडिया में ही देखिए, अदानी ग्रुप का एग्जाम्पल समझते हैं। अदानी पोर्ट्स, अदानी ग्रीन, अदानी पावर, अदानी एंटरप्राइजेस। लीगल एंटिटीज अलग अलग हैं, कैपिटल मार्केट में भी लिस्टेड अलग अलग हैं, लेकिन डिसीजन मेकिंग एक सेंट्रल कमांड से। कस्टमर को लगता है ये अलग अलग बिजनेसेस हैं, लेकिन सिस्टम जानता है ये एक इकोसिस्टम है। लीगल हाँ, क्लीन हाँ, कंट्रोल एक जगह। यही ट्रस्ट स्ट्रक्चर की ताकत है। कंपटीशन बाहर से दिखता है, पावर अंदर से ऑपरेट करती है। द डीपर ट्रूथ ये है कि रॉकेफेलर ने समझ लिया था कि कानून हमेशा स्ट्रक्चर को रेगुलेट करता है, इरादों को नहीं। अगर स्ट्रक्चर लीगल है तो कंट्रोल भी लीगल हो जाता है। फाइनल लेसन ये है कि मोनोपोली हमेशा एक नाम से नहीं बनती, कभी कभी वो स्ट्रक्चर के पीछे छुपी होती है। रॉकेफेलर ने मार्केट नहीं जीती, उसने कानून की बाउंड्रीज के अंदर पावर बिल्ड की, और जब पावर ही सिस्टम के अंदर बन जाए तो उसे तोड़ना सबसे मुश्किल होता है। 1911 में कंपनी टूटी, फिर भी आदमी जीत गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा स्टैंडर्ड ऑयल, जो कि रॉकफेलर की कंपनी थी, उसे तोड़ो। नई 34 कंपनियां बनी। रॉकफेलर के पास क्या था? सब में शेयर्स। कंपनी तो टूटी, लेकिन सिस्टम नहीं। और मजेदार बात यह थी कि ब्रेकअप के बाद उसकी वेल्थ डबल हो गई। समाज सेवा, आखिरी और सबसे चुप लेयर। रॉकफेलर ने जब बिजनेस जीत लिया, कंपटीशन खत्म हो गया, मोनोपोली स्ट्रक्चर बन गया, तब उसने एक आखिरी चाल चली। वो चाल थी समाज सेवा। लोग सोचते हैं दान जीत के बाद आता है। रॉकफेलर के लिए दान जीत का हिस्सा था। रॉकफेलर ने असल में क्या किया? उसने सिर्फ पैसा नहीं दिया, उसने सिस्टम में पैसा डाला। उसने यूनिवर्सिटीज को फंड दिया, मेडिकल रिसर्च को अपने इन्फ्लुएंस में लिया, फाउंडेशंस बनाई, पब्लिक नैरेटिव बदला, टैक्स लीगली बचाया, पॉलिसी पर इनडायरेक्ट असर डाला। ये चैरिटी नहीं थी, ये लॉन्ग टर्म पोजीशनिंग थी। यूनिवर्सिटीज को फंड करना, दिमाग पर पकड़। जब तुम यूनिवर्सिटीज को फंड करते हो तो तुम सिर्फ बिल्डिंग नहीं बनाते, तुम डिसाइड करते हो क्या पढ़ाया जाएगा, किस एंगल से पढ़ाया जाएगा, कौन एक्सपर्ट बनेगा, कौन पॉलिसी मेकर निकलेगा। रॉकफेलर के पैसे से पढ़े हुए लोग कल के डॉक्टर, इकोनॉमिस्ट, ब्यूरोक्रेट बने। नैरेटिव धीरे धीरे बदलता गया। मेडिकल रिसर्च बीमारी नहीं, दिशा कंट्रोल। मेडिकल रिसर्च को फंड करना सबसे पावरफुल काम था। क्यों? क्योंकि रिसर्च डिसाइड करती है कौन सी बीमारी इंपॉर्टेंट है, किस इलाज पर पैसा जाएगा, कौन सा मॉडल स्टैंडर्ड माना जाएगा। रॉकफेलर ने डिजीज कंट्रोल नहीं किया, उसने ट्रीटमेंट इकोसिस्टम शेप किया। फाइनल रियलिटी जो डराती है, सिस्टम से बाहर निकलना नामुमकिन। तुम अमेज़न से बाहर निकलोगे तो फ्लिपकार्ट में हो, जियो छोड़ोगे तो एयरटेल में हो, एक बैंक छोड़ोगे तो दूसरे बैंक में हो। लेकिन सिस्टम को समझना तुम्हें बेवकूफ बनने से बचाता है। चॉइस इल्यूजन हो सकती है, फ्रीडम इल्यूजन हो सकती है, लेकिन अवेयरनेस इल्यूजन नहीं है। और जो आदमी सिस्टम को समझ लेता है वो सिस्टम का गुलाम नहीं रहता, वो उसका प्लेयर बन जाता है। अगर आपको ऐसे सिस्टम समझने हैं जो दिखते नहीं लेकिन आपकी जिंदगी कंट्रोल करते हैं, अगर आप सिस्टम के गुलाम नहीं सिस्टम के प्लेयर बनना चाहते हैं, तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाइए सोचने से पहले।
और एक बात बताइए, क्या आपको लगता है कि आप अभी भी किसी कंपनी के कंट्रोल में हैं? जियो, अमेजॉन, इंस्टाग्राम, बैंक? कमेंट में लिखिए, क्योंकि अवेयरनेस वहीं से शुरू होती है। और हाँ, अगर ये वीडियो आंखें खोलने वाला लगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि अगला सिस्टम और भी ज्यादा खतरनाक है।